Hey dear students, welcome back to lecture 4 of our chapter 1 foundation course significant contemporary rights of citizens। बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट हम करने वाले हैं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब आप बोलोगे मैम आप गलत पढ़ा रहे हो, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ा है तो शायद आपने ईयर जो है वो गलत लिखा है। तो नहीं बच्चों, ईयर जो है वो हमने गलत नहीं लिखा है, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो रिवाइज हो चुका है 1986 से 2019 हम उसके बारे में आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली सबसे पहले जो बना है 1986 में बना है। 2019 में हमारे पार्लियामेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था। इस बिल को पास करने के बाद हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन प्रेसिडेंट ने क्या किया था, उसके ऊपर अपना एसेंट दे दिया था, यानी कि अपनी परमिशन उसके ऊपर दे दी थी कि चलो भैया आप जो बोल रहे हो ये सारे अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस आने ज़रूरी है। उस चेंजेस को आने के बाद जो नया एक्ट हमारा बना, हमारा फॉर्म हुआ है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सीपीए 2019 की, इसने कुछ फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो लेकर आया। किसके अंदर लेकर आया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो ये आपको याद रखना है कि 2019 जो बना हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसने क्या किया, चेंजेस लाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। इट प्रोवाइड्स सेफ्टी टू कंज्यूमर्स। अब बेसिकली ये प्रोटेक्शन एक्ट करता क्या है, सीपीए क्या करता है, एक सेफ्टी मिलती है कंज्यूमर्स को। किस चीज़ से रिलेटेड? डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स या डिफेक्टिव गुड्स से रिलेटेड हमको सेफ्टी मिलती है। दूसरी हम बात करेंगे डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज, सर्विसेज से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तीसरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में समझा है कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस में हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस काउंट करते हैं। तो तीन चीज़ें, कंज्यूमर को तीन चीज़ से सेफ्टी मिलती है, डिफेक्टिव गुड्स से, डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज से, और तीसरा है आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। इंडियन पार्लियामेंट पास्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ऑन 6th of August 2019। कभी पास हुआ ये बिल? 6th of August 2019 में पार्लियामेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पास हुआ विथ द एम ऑफ प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो जो भी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स है, इशू है, उसको हमारा क्या एम है कि उसको हम सेटल करें। वो सेटल हमने देखा है कंज्यूमर कोर्ट्स में किस तरीके से कितना अमाउंट कॉम्पेंसेशन का होगा, तो हमको डिस्ट्रिक्ट फोरम को अप्रोच करना है या फिर हमको स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के पास जाना है। तो सारे अमाउंट को रिवाइज करके उसमें मेंशन किया है जो अभी हम देखने वाले हैं। The CPA 2019 received the assent of the President of India and was published in the official gazette on 9th of August 2019। देखो हमारे देश में ये काम बड़ा ही जल्दी हुआ। 6 अगस्त को बिल पास हो गया, 9 अगस्त तक ऑफिशियल गैजेट में आ गया, प्रेसिडेंट की हमको परमिशन भी मिल गई और 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हो गया अपने न्यू अमेंडमेंट्स, सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेंजेस के साथ में। तो ये हमारी हिस्ट्री है कि कैसे ये बिल जो है वो पास हुआ है। अब बढ़ते हैं हम आगे इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के साथ। तो मेन फीचर्स या हाइलाइट्स क्या है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के? आप बोलोगे 1986 में भी तो वही था, बदलाव क्या आया है, तो क्या चेंजेस आए हैं आज हम देखेंगे उसको। ओके, सो हाइलाइट्स इसका कहता है इट कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। देखो जब 1986 में बना था तभी ये ऑनलाइन शॉपिंग का कोई भी सीन नहीं था। ऑनलाइन इंटरैक्शन, मोबाइल पेमेंट्स, डिजिटल वर्ल्ड तो हमारा तभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अगर ऑनलाइन कभी किसी तरीके से आपको डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज मिलती है तो आप केस कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस एक्ट के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ नहीं था। तो 2019 में जब इस बिल को पास किया गया तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस को उसके अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। न्यू एक्ट हैज वाइडन्ड द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अब इस एक्ट ने कंज्यूमर के डेफिनेशन को भी ब्रॉड कर दिया, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर दी है। डेफिनेशन नाउ इंक्लूड्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स वेदर थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब कंज्यूमर कौन है? जो कोई भी गुड्स को खरीदता है, चाहे ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करके या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके, इलेक्ट्रॉनिक मींस, टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसमें से जो भी तरीका अपनाता है कुछ खरीदने के लिए वो कंज्यूमर कहलाता है। अर्लियर एक्ट डिड नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूड ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। पहले के एक्ट ने ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं था, कुछ बात नहीं की थी, क्योंकि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पहले नहीं होते थे।
अब बात करेंगे हम हमारे पेक्यूनियरी लिमिट्स की। ये वो लिमिट्स हैं यानी कि जो हमको कॉम्पेंसेशन अमाउंट हम क्लेम करते हैं। तो 1986 के हिसाब से अगर हम चले तो बच्चा जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट हुआ करता था, अगर 20 लाख्स है, ये याद रखना हम 1986 के बारे में पढ़ रहे हैं और साइमल्टेनियसली हम इसके साथ 2019 के बारे में भी पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम को अप्रोच करना है तो 20 लाख्स का कॉम्पेंसेशन अमाउंट रिवाइज हो गया अमाउंट, अब ये हो गया INR 1 CR तक। स्टेट कमीशन को अप्रोच करोगे 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर क्या होना चाहिए कॉम्पेंसेशन अमाउंट 1986 के हिसाब से। वही अगर हम बात करें 2019 के हिसाब से तो आपका INR 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए। जब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन की तो देखो यहाँ पर नेशनल कमीशन जो है 1 करोड़ तक का कॉम्पेंसेशन आप क्लेम कर सकते हैं। वही अगर आप 2019 के हिसाब से देखो तो ये हो जाता है 10 करोड़। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो पहले की हमारी लिमिट्स थी यानी नेशनल कमीशन जो 1 करोड़ पे था उसको हमने रिवाइज करके डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास भेज दिया 1 CR तक। उसके बाद स्टेट कमीशन 1 करोड़ से 10 करोड़ की लिमिट रखती है। 10 करोड़ एंड अबाव नेशनल कमीशन को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो लिमिट्स है पेक्यूनियरी लिमिट्स, इसको हमने क्या किया है रिवाइज किया है। तो 1986 के एक्ट के हिसाब से जो अमाउंट था कॉम्पेंसेशन 2019 में उसको हमने रिवाइज कर दिया है, चेंज किया है। दैट इज़ दी सेकेंड मोस्ट डिफरेंस दैट वी कैन सी। अब तीसरा और क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिया गया है इस एक्ट के अंदर, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। ई फाइलिंग यानी कि पहले आपको फिजिकली जाकर कोर्ट्स में अप्रोच करना पड़ता था कंप्लेंट फाइल करने के लिए, लेकिन अभी आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। Under CPA 1986, the practice of filing of complaints was at the place of purchase where the seller has its registered office address। अच्छा, ये हमको क्या बोलता है 1986 में केस कैसे फाइल हुआ करता था, एट द प्लेस ऑफ परचेज वेयर द सेलर हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। आपने गुड्स खरीदा होगा मुंबई में, लेकिन हो सकता है उसका रजिस्टर्ड हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो आपको केस करना होगा तो यहाँ से दिल्ली जाओ, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर क्या करो, केस करो उसके ऊपर। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी लोगों को, इसीलिए तो हमने इसको रिवाइज कर दिया। CPA 2019 provides flexibility to the consumer to file complaints with the jurisdictional consumer forum located at the place of residence or work of the consumer। तो अभी आप जो कंज्यूमर है वो जहाँ पर है वहाँ से बैठे बैठे ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही जाकर आप कंप्लेंट फाइल करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। Next, CPA 2019 also contains provisions for consumers to file complaints electronically। कैसे कंप्लेंट फाइल करोगे, इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन, जो हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ जाकर। एंड फॉर हियरिंग एंड और एग्जामिनिंग पार्टीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और जब भी हियरिंग होगी, अगर आप यहाँ से फोरम तक नहीं जा सकते हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, जो हियरिंग्स होती है कोर्ट की, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकते हो, जो पहले पॉसिबल 1986 के एक्ट में नहीं था। This aimed to provide procedural ease and reduce the inconvenience and harassment for the consumers। ये हमने इसीलिए किया ताकि हमारे प्रोसीजर को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इस प्रोसीजर को, कंज्यूमर कोर्ट्स के प्रोसीजर को हम कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी आसान बना दे, क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूमर डिफेक्टिव गुड्स से, डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज से या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से वैसे ही हरेस्ड हो चुका है। अब हम अगर अपने प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देंगे कंज्यूमर के लिए तो शायद कोई कंज्यूमर कोर्ट्स को अप्रोच ही ना करे। इसीलिए हमने अपने सारे प्रोसीजर को कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आसान कर दिया है। तो ये होता है हमारा फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, जो पहले सेलर के रजिस्टर्ड ऑफिस पे था लेकिन अभी रेसिडेंस या वर्क ऑफ द कंज्यूमर के हिसाब से चलता है। फिर आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर्म की गई थी जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। तो जब भी हम CCPA टर्म यूज़ करेंगे तो आपको याद होना चाहिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, जो कि इस्टेब्लिश हुई इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर। 2019 में जो एक्ट पास हुआ उसके अंदर हमने CCPA करके एक अथॉरिटी को फॉर्म किया है। This act aimed to strengthen consumer rights and provide a more robust framework for consumer protection। ये एक्ट ने और ज़्यादा कंज्यूमर्स के बारे में सोचा और एक ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसी गाइडलाइन बनाने के लिए सोची है जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर हो, उनके राइट्स को वायलेट ना किया जाए। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए हमने इस एक्ट को 2019 में रिवाइज किया है।
CCPA was envisioned as a regulatory authority to promote, protect and enforce the rights of the consumers. तो CCPA क्या करता है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ध्यान देता है कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट नहीं किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ कंज्यूमर के राइट्स को वो प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है और कंज्यूमर को बताता है कि ये आपके राइट्स है, आपके अधिकार है. CCPA will have an investigation wing headed by a Director General which may conduct inquiry or investigation into consumer law violations. तो अभी ये क्या करते हैं, जो हमारे CCPA है, जो हमारी ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनके पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग है जिसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल. अब इनका काम क्या होता है, कंज्यूमर लॉ से रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज है, इन्वेस्टिगेशन है, वो काम करने की जिम्मेदारी इस डायरेक्टर जनरल की होती है. CCPA with extensive powers including the ability to take suo motu action, which refers to the authority's ability to initiate action on its own without waiting for a complaint or request from a consumer. अब ये जो टर्म है suo motu, इसका मतलब होता है on your own. इसका मतलब क्या होता है, on your own. तो जब हम बात करते हैं बच्चों इस CCPA की, इनके पास एक्सटेंसिव पावर्स है जिसका अंदर एक पावर इनका होता है suo motu. यानी कि हम वेट नहीं करेंगे कि किसी के अगेंस्ट कंज्यूमर कंप्लेन करे. अगर हम जानते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं कि कहीं पर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनका राइट जो है वो वायलेट किया जा रहा है, तो CCPA के पास क्या पावर है, वो खुद ही अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि कोई कंज्यूमर ने आकर कंप्लेन किया तो ही एक्शन लिया जाएगा. रिकॉल प्रोडक्ट्स, वो चाहे तो प्रोडक्ट को वापस मंगवा सकते हैं. ऑर्डर रीइंबर्समेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कैंसल लाइसेंसेज एंड फाइल क्लास एक्शन सूट्स इफ अ कंज्यूमर कंप्लेंट अफेक्ट्स मोर देन वन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल से ज़्यादा कंज्यूमर्स अफेक्ट हुए हैं. फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कार, अगर कार में किसी तरीके का डिफेक्ट आता है तो कई बार कार कंपनीज़ को जब पता चलता है कंज्यूमर्स ने कंप्लेंट किया है, तो उनको अपनी जितनी भी गाड़ियां है सब मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि आपका एक डिफेक्ट किसी की जान ले सकता है. एक इंडिविजुअल से ज़्यादा लोग, ज़्यादा इंडिविजुअल्स और एक इंडिविजुअल से ज़्यादा कंज्यूमर्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर आप अपने प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे. आप उनके ऑर्डर का रीइंबर्समेंट देंगे, जो भी उन्होंने पे किया है आपको उसका प्राइस उसको लौटाना होगा. अगर आप वो गुड्स उनको वापस से नहीं देने वाले हो, डैमेज भर के रिपेयर करके नहीं रिटर्न कर रहे हो, तो उनके ऑर्डर का रीइंबर्समेंट उनको दे दो. CCPA चाहे तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है और स्ट्रिक्ट सूट यानी कि लीगल एक्शन ले सकती है अगर एक से ज़्यादा कंज्यूमर अफेक्ट होते हैं किसी भी कंपनी की वजह से. तो ये हमारे CCPA का काम है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. नाउ अभी ये मैंने आपके नॉलेज के लिए रखा है कि CCPA फंक्शन कैसे करता है. It issues directions to the concerned trader, manufacturer, endorser, advisor, publisher to either discontinue or false or misleading advertisement or modify it. CCPA क्या काम करता है, कोई ऐसा एडवर्टाइज़र है जो गलत एडवर्टाइज कर रहा है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, जो गलत तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो उनको बोलता है भैया आप ये गलत काम करना बंद कर दो, वरना आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है. इन्वेस्टिगेट वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड परस्यू प्रोसिक्यूशन इन दी अप्रोप्रिएट फोरम. अगर कंज्यूमर राइट्स वायलेट होते हैं तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसी के साथ साथ जिस फोरम में भी आपने कंप्लेन किया, वी मेक श्योर कि कंज्यूमर को उनका कॉम्पेंसेशन मिले, उनका जो अधिकार है वो उनको मिले. इशू सेफ्टी नोटिस टू कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो, माना जाता है कि जब एक कंज्यूमर कोई गुड्स को खरीदता है तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं बायर बिवेयर करके, जिसको हम केविएट एम्प्टर के नाम से भी जानते हैं. तो केविएट एम्प्टर हमको ये कहता है कि बायर बिवेयर, जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, अपने रिस्क पे खरीद रहे हो, तो उसको आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ठोक पीट कर चेक करना कि ये प्रोडक्ट जो हम खरीद रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो नहीं है, क्या इसमें किसी तरीके का डिफेक्ट है. अगर आप खरीद लेते हो बाद में जिम्मेदारी पूरी के पूरी सेलर पे डाल देते हो तो वो भी गलत है. जब आप खरीदते हो तो आप खुद देखो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब है, उसकी एक्सपायरी कब है, क्या ऐसा कोई वार्निंग कंटेंट है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा है और लिखा हुआ होना चाहिए था. तो ये होता है कि ये सारी चीज़ें आपको देखना अनिवार्य है, यानी ज़रूरी है. CCPA भी यही कहता है कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में तो हम आपको बताते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप भी अवेयर रहे जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं या हायर करते हैं. इम्पोज पेनल्टीज इफ केसेज आर प्रूवन. अगर केस सही साबित हो गया कंज्यूमर की तरफ से तो पेनल्टीज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चार्ज की जाती है. Pass orders to recall goods or withdraw services that are hazardous, reimburse the price paid and discontinue unfair trade practices as defined in the act. तो यहाँ पर CCPA ऑर्डर पास करता है, चाहे तो गुड्स को मंगा ले या तो फिर सर्विसेज को विड्रॉ करवा ले, वो जो हजार्डस है, जो डेंजरस है हमारे कंज्यूमर के लिए, और उसी के साथ साथ
रीइंबर्समेंट भी आपको देता है आपने जो प्राइस पे किया है उसका, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करने भी बोला जाता है। तो ये जो राइट्स है, दीज आर दी राइट्स अंडर योर न्यू एक्ट। तो CCPA के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर कर दूं। अगर आपको ये सब याद नहीं रह पाता है बच्चों, तो आप एक बार इसको देख लेना, इस डायग्राम को, जो PDF हम आपको बाद में फॉरवर्ड डेफिनेटली करेंगे, आप इस डायग्राम को देखना, इसमें जो लिखा है आप अगर इसको भी समझ लेते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा जो भी आपको आंसर अटेम्प्ट करना होगा। तो ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। अब क्या है ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी? न्यू एक्ट हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्रोविजंस। अंडर दिस एक्ट होल्ड मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स अकाउंटेबल फॉर एनी डैमेज कॉज टू कंज्यूमर्स ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज। यानी कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी, यानी कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैन्युफैक्चरर्स को, सेलर्स को एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो कि जिम्मेदार होंगे, जो कि जवाबदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज़ के लिए? कंज्यूमर को किसी भी तरीके का डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है डिफेक्टिव गुड्स की वजह से या फिर डेफिशिएंट सर्विसेज की वजह से। A product seller would include any person placing the product for a commercial purpose and as such includes e-commerce platforms as well. प्रोडक्ट सेलर किसको बोला जाएगा? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट किसी का भी हो, XYZ कंपनी का हो, लेकिन मैंने उसको ख़रीदा एज अ होलसेलर और मैं उसको अमेज़ॉन पे फॉर एग्जांपल अपलोड कर देती हूँ, तो वो प्रोडक्ट सेलर मुझे गिना जाएगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर रही हूँ, प्रोडक्ट किसी और का है, बेच उसको मैं रही हूँ, तो मैं क्या हो जाती हूँ? प्रोडक्ट सेलर हो जाती हूँ। तो प्रोडक्ट सेलर वुड इंक्लूड एनी पर्सन प्लेसिंग द प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल पर्पस। जो कमर्शियल पर्पस, जो बेचने के लिए आपने सामने रखा हो, बेचने के लिए, तो आप प्रोडक्ट सेलर में काउंट हो जाते हो। अभी प्रोडक्ट लाइबिलिटी की कंडीशंस क्या है, इसको हम समझेंगे डिटेल में। फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। तो ये कंडीशंस हैं जो कि मिलनी चाहिए अगर हम प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है? प्रोडक्ट मस्ट कंटेन अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, डिजाइन डिफेक्ट, डेविएट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन। जो भी मैन्युफैक्चरिंग का स्पेसिफिकेशन है उसके अपोजिट सब कुछ होना चाहिए, तो आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है माना जाएगा। जैसे कि बोला जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ऑलरेडी ये बनाया हुआ है लेकिन इसमें से कुछ एक पार्ट टूटा हुआ है, डिफेक्ट हो गया। डिज़ाइन में डिफेक्ट है, आपने जब डिज़ाइन देखी तो उसकी डिज़ाइन कुछ अलग थी, अभी जो है इस फॉर्म में डिज़ाइन है, आपने देखा रेक्टेंगल शेप में था लेकिन ये ओवल शेप में है, तो डिज़ाइन का फ़र्क है। डेविएट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, या फिर जो बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, दिखाया कुछ और गया था और मिल कुछ और रहा है आपको, तो वो एक पहली कंडीशन होती है प्रोडक्ट लाइबिलिटी की। सेकेंड कंडीशन, प्रोडक्ट मस्ट नॉट कन्फर्म टू द एक्सप्रेस वारंटी और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैन्युफैक्चरर और सेलर। यानी कि आपको यहाँ पर वारंटी और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मैन्युफैक्चरर और सेलर आपको नहीं मिली है, आपको बोला गया था लेकिन वो चीज़ आपको वारंटी में नहीं मिला है। प्रोडक्ट मस्ट फेल टू कन्फर्म टू द इम्प्लाइड वारंटीज दैट एकम्पनी द प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट ने जो जितना वारंटी हमको दिया गया था उस वारंटी के पहले ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो वारंटी तक भी नहीं टिक पाया है। मैन्युफैक्चरर इज हेल्ड लायबल फॉर एनी हार्म कॉज्ड बाय अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। उस वजह से कुछ भी नुकसान अगर होता है, किसका? कंज्यूमर का, मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है। दिस इंक्लूड्स डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन और डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफिकेशन। जो ये पॉइंट है बस उसी को यहाँ पर लिखा गया है। Next, certain exceptions have been provided under the new act from liability claims such as that the product seller will not be liable where the product has been misused, altered or modified. अब कुछ exceptions भी बनाए गए हैं। ई-कॉमर्स का दौर चल रहा है, हम सब जानते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा ही क्रेज़ है, लोगों को जिनके पास टाइम नहीं होता है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब इसमें से कई बार कंज्यूमर्स भी चीट करते हैं, प्रोडक्ट को मंगाते हैं, अपने पास में यूज़ करते हैं और बाद में उसको रिप्लेस करने बोलते हैं। किसी तरीके का डिफेक्ट आ जाता है, डैमेज आ जाता है कंज्यूमर के यूज़ करने की वजह से, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं प्रोडक्ट सेलर को। तो ऐसी चीटिंग कंज्यूमर्स भी करते हैं, इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस मिलता है किसको? हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे ट्रेडर्स को। यहाँ पर ये पॉइंट हमको बोलता है कि ये जो न्यू एक्ट बना है लायबिलिटी क्लेम के लिए, प्रोडक्ट सेलर को रिस्पॉन्सिबल आप नहीं ठहरा सकते हो अगर प्रोडक्ट का मिसयूज़ हुआ है, प्रोडक्ट में ऑल्टरेशन यानी चेंजेस किया गया है या उसको मॉडिफाई किया गया है। आपने जो कार जैसे खरीदी,
अगर वैसे के वैसे ही है और उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो प्रोडक्ट सेलर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आपने कार को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अपने हिसाब से चेंजेस लेकर आए, अब आपको कार नहीं चल रही है और फिर आप अगर उसको रिटर्न करोगे सेलर को, तो सेलर उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन लाया है, अपने हिसाब से ऑल्टरेशंस लाए हैं। नेक्स्ट, the seller can be held liable if they knew about the defect and did not disclose it to the consumer, or if they altered the product in a way that caused the defect। यहाँ पर सेलर को आप लाइबल यानी जिम्मेदार ठहरा सकते हो अगर वो डिफेक्ट के बारे में पहले से जानता था लेकिन उसने फिर भी कंज्यूमर को उस डिफेक्ट के बारे में नहीं बताया है। सर्विस प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद प्रोडक्ट इज डेफिशिएंट, सर्विस प्रोवाइडर कैन बी हेल्ड लायबल। सर्विस प्रोवाइड जो भी दी गई है कंज्यूमर को, देखो सर्विस में डिफेक्ट नहीं होता है, सर्विस में डेफिशिएंसी होती है, लैक करते हैं हम, जो हमने सर्विस स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उस हिसाब से हम सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, सच एज दैट द प्रोडक्ट सेलर विल नॉट बी लायबल वेदर प्रोडक्ट्स हैज बीन मिसयूज्ड, ऑल्टर और मॉडिफाइड। अगेन ये पॉइंट रिपीट हुआ है, जिसका मतलब यही है कि अगर प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है, ऑल्टरेशंस करते हैं, चेंजेस लाते हैं, मिसयूज करते हैं और जिम्मेदार सेलर को ठहराते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आई होप वी आर क्लियर विद ऑल द कंडीशंस ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी। Now we will move to the next point, which talks about unfair trade practices. New Act introduces a specific broad definition of unfair trade practices, which also includes sharing of personal information given by the consumer in confidence unless such disclosure is made in accordance with the provisions of any other law. Unfair trade practices में इस न्यू एक्ट ने एक और चीज़ इंक्लूड की है। वो चीज़ क्या है? जो कंज्यूमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर होती है उसके बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रिटेल शॉप पर चले गए, आपने शॉपिंग कर ली, अब आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको जो काउंटर होता है जहाँ पर आप पेमेंट करने वाले हो वहाँ पर आपसे ली जाती है। जैसे कि आपका नाम पूछा जाता है बिल बनाने के लिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कई बार ईमेल आईडी पूछा जाता है कि कुछ कंज्यूमर रिलेटेड प्रोग्राम होगा तो लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, आप इतने नंबर ऑफ़ शॉपिंग करते हो। तो सिमिलरली जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमारा डिटेल्स जो है उनके पास सेव होता है, नाम तो है ही, कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही, ईमेल आईडी तो जाता ही है, हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस भी उनके पास में जाता है। उसके अलावा जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने गूगल पे से किया, पेटीएम से किया, यूपीआई सर्विसेज का इस्तेमाल किया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, ये सारा का सारा डेटा उनके सिस्टम में स्टोर रहता है। तो इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन का अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट, पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में दिखाते कुछ हो और प्रोडक्ट कुछ और बेचते हो। CCPA जो है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, may impose a penalty of up to ₹10 lakhs or imprisonment up to 2 years on a manufacturer or an endorser for a false or misleading advertisement। मैन्युफैक्चरर जिसने एडवर्टाइजमेंट बनाया, एंडोसर जो उस प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हो जाते हैं ना, वो आते हैं और ख़ुद बताते हैं हमने इस लक्स के साबुन से नहाया है, जिसको सेलिब्रिटी सोप बना देते हैं हम। तो अगर आप किसी भी तरीके से ऑडियंस को मिसलीड करते हो तो CCPA के पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि आपसे 10 लाख रुपए जुर्माना लेगा और उसी के साथ साथ फ्री में आपको 2 साल की जेल भी जाना मिलेगा। तो आपको ट्रैवल करने मिलेगा जेल तक 10 लाख रुपए जुर्माना के साथ। नेक्स्ट, फाइन में एक्सटेंड टू INR 50 lakhs एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 5 years फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। सब्सिक्वेंट ऑफेंस का मतलब होता है आपको एक बार बोला गया, आप नहीं सुधरे, दोबारा आपने सेम चीज़ की, एडवर्टाइजमेंट में मिसलीड कर रहे हो ऑडियंस को, तो आपका फ़ाइन बढ़ जाएगा और अब आपको 50 लाख देने पड़ेंगे। जहां आप 2 साल जाने वाले थे अब आप 5 साल के लिए जेल में ट्रैवल करोगे। नेक्स्ट, CCPA can also prohibit that particular product or service for a period of up to 1 year and prohibition may extend to 3 years for every subsequent offense। आप अगर रिपीट करते जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंप्लीट अथॉरिटी है CCPA प्रोहिबिट यानी बैन कर देगा, और उसी के साथ साथ वो बैन कर सकता है 1 साल के लिए, या फिर उस 1 साल को बढ़ाकर वो कितना एक्सटेंड कर सकता है 3 साल तक के लिए।
CPA, Consumer Protection Act 2019 in India, does have provisions related to the liability of product endorsers or celebrities who endorse product or services. तो CPA 2019 जो है वो हमको क्या बोलता है, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार एंडोर्सर्स भी होते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, जो गलत प्रोडक्ट को एंडोर्स करके ऑडियंस को बोलते हैं खरीदने के लिए. Next, these provisions aim to ensure that endorsers do not make false or misleading claims in their advertisement and that they can be held accountable for any false representations. आप प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हो, ब्रांड को एंडोर्स करते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मिसलीड नहीं करोगे हमारे ऑडियंस को, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, झूठी बातें नहीं बताओगे उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर भी CCPA एक्शन ले सकता है. Next is provision for alternate dispute resolution. CPA 2019 in India includes provision for alternate dispute resolution mechanism, provide consumers with accessible and efficient ways to resolve disputes without resorting to lengthy court process. लेंदी कोर्ट प्रोसेस में नहीं जाना है, इसलिए हमने अपने प्रोसीजर को काफ़ी ज़्यादा आसान रखा है. एम क्या है हमारा, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपके इश्यूज़ को हम सॉल्व कर दें, आपके ऊपर जो कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर जो बर्डन आता है वो बर्डन हट जाए. CCPA है ना, वो देख लेगी कि उनको क्या करना है. सिमिलरली एंश्योर कंज्यूमर राइट्स आर प्रोटेक्टेड, और इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कंज्यूमर राइट्स को भी प्रोटेक्शन मिले. फिर आता है हमारा क्रिमिनल लाइबिलिटी. 2019 CPA 2019 में क्रिमिनल सैंक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन अ नंबर ऑफ ऑफेंसेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पूरियस गुड्स एंड प्रोडक्ट्स विद अडल्ट्रेटेड कंटेंट. तो बेसिकली 2019 में कई सारे जुर्म जो है वो ऐसे सामने आया, लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ा है. उसमें कई मैन्युफैक्चरर्स थे, कई सेलर्स थे, कई ट्रेडर्स थे, कई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने वाले, गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं, जो ट्रेडर्स, वो भी इंक्लूड थे. और प्रोडक्ट्स विद एडल्ट्रेटेड कंटेंट. एडल्ट्रेटेड कंटेंट का मतलब होता है जो मिलावट होती है, जैसे हल्दी में थोड़ा सा पाउडर मिक्स करके दे दिया, चाय पत्ती में थोड़ा सा और पाउडर डालकर दे दिया, तो ये सारी मिलावटें वाले जो है काम होते हैं, उनको भी, उसके लिए भी क्रिमिनल लायबिलिटी होती है. Imprisonment is reserved for cases where a consumer has suffered injury, grievous hurt or where the spurious or adulterated goods result in death. तो जेल तो अनिवार्य है उनके लिए जिसकी वजह से कंज्यूमर ने सफ़र किया, किसी तरीके से जान उनकी चले गई या फिर उनकी हेल्थ को ख़तरा हो गया, तो इन सब के लिए जेल की सज़ा जो है वो मिलती है टू दी रिस्पेक्टिव पर्सन रिस्पॉन्सिबल. अब वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, प्रोडक्ट सेलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है. लास्टली वी हैव न्यू ग्राउंड्स टू फाइल कंप्लेंट्स. अब कंप्लेंट को फाइल कैसे किया जाता है? अंडर CPA 1986 कंप्लेंट जो है वो फाइल हो सकती थी, सिर्फ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई तो ही आप क्या कर सकते थे, कंप्लेंट फाइल कर सकते थे. और अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस वाज अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, या फिर गवर्नमेंट ने जिस चीज़ की ट्रेड के लिए मना किया और फिर भी कोई मैन्युफैक्चरर उसका ट्रेडिंग करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता था एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. Now unfair contracts have been added which further broadens the ground to file complaints and allow consumers to challenge contracts which are unfair, unilateral and unreasonable. अभी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसको इंक्लूड किया गया है 2019 में, जिसके तहत और भी ज़्यादा कंप्लेंट फाइल करने को ब्रॉड करके उसका विजन जो दिया गया है, जहाँ पर कंज्यूमर्स जो है वो चैलेंज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को. कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स? जो अनफेयर है, जो यूनिलेटरल है या फिर अनरीजनेबल है. Unfair contract includes contract between a manufacturer or trader or service provider on one hand and consumer on the other having such terms which causes significant change in the right of such consumer. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना जिससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के राइट वायलेट होते हैं. क्या है वो चेंजेस हम देखते हैं. Contracts that require consumers to pay excessive security deposits without reasonable justification may be regarded as unfair. Unfair contract क्या होते हैं? पहला पॉइंट हमको बोलता है, अगर कंज्यूमर के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जहाँ पर बोला जाता है कि ठीक है आपको ये गुड्स चाहिए, हम आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन आपको सो एंड सो अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट करना पड़ेगा. अगर आप पहले इतना अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो ही जाकर आपको मिलेगा. अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में वो काउंट होता है.
Unfair contract terms may include penalty clauses that impose disproportionately high penalties or charges for breach of contract by the consumer. अगर किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम कंज्यूमर के ऊपर पेनल्टी लगाने वाले हैं एज सेलर या एज मैन्युफैक्चरर, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में काउंट होता है. Then refusing to accept early repayment of debts on payment of applicable penalty or entitling a party to the contract to terminate such contract unilaterally without reasonable cause. अगर हमने लोन लिया है, अभी हमारे लोन का ड्यूरेशन है वो कम से कम 8 साल का है, लेकिन कल किसी कंज्यूमर के पास शायद पैसा आ जाता है तो वो बोलता है 8 साल नहीं भैया 3 साल हो गया मैं लोन भर रहा हूँ, अब वो 8 साल का पीरियड मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी पैसा देकर लोन को ख़त्म करने तैयार हूँ. लेकिन जिससे कर्जा लिया है वो मना करता है कि नहीं नहीं तुमको 8 साल का ड्यूरेशन दिया, हमको पूरा इंटरेस्ट है, तो हम उस लोन को उतना लंबा खींचने ही वाले हैं. तो अगर आप ऐसा अर्ली रीपेमेंट मना करते हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप अनरीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ऐसे सिचुएशन में उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में काउंट किया जाता है. अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा. Contracts that lack transparency or contain terms that are difficult for consumers to understand may be considered unfair. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कंज्यूमर को उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं समझ में आ रहे, तो वो भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट में काउंट होगा. Contracts that contain unreasonable restrictions on the rights of consumers, limiting their options or choices may be deemed unfair. अनरीजनेबल आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कंज्यूमर के ऊपर, नहीं आपको ये प्रोडक्ट तो मिलेगा ही नहीं, आपके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है, इतने में ही आपको चुनना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा. अगेन दैट इज काउंट इन एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. तो न्यू ग्राउंड्स टू फाइल कंप्लेन इन सारे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर, अनरीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के साथ बनाता है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हो. तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स है बच्चों जो हमने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में. मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.